हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका और फिर से हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी दोनों को साथ लेके। बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या आज हम कवर करेंगे, तो बता दूं कि आज हमारा मेन टॉपिक होगा एंग्लो मैसूर वॉर। पूरा फोकस हम इसी पे देंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंसेस और मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। बट बिफोर दैट, अगर आप अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर करना चाहते हो, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेफरल कोड यूज कीजिए रैंक 10, ताकि आपको डिस्काउंट के साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पर्सनलाइज मेंटोरशिप आरती मिश्रा मैम की आपको मिलती है। बुक के पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई से। अपने आप को एनरोल करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए बढ़िया ढंग से प्रिपेयर हो पाओ। डिटेल्स आप देख सकते हो, बायलिंगुअल कोर्स या हिंदी या इंग्लिश, सब में आपको फुल कवरेज मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जहां पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए भी आपको जो ऑफिसर्स रह चुके हैं वो आपको प्रिपेयर कराते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, जो भी इनके फीस है। आपको यूज करना है रैंक 10 रेफरल कोड, ये यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे एजुकेटर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस ला रहे हैं। चाहे वो आरती मिश्रा मैम हो, या मैं हूँ, या पायल गुप्ता मैम हो, या सुमित सर हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोर्सेस ला रखे हैं। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी अभी पायल गुप्ता मैम करा रही हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करा रहे हैं सर, और हिस्ट्री ऑप्शनल भी यहाँ पे चल रहा है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लुत्फ जो है वो उठा सकते हो और अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये कॉन्टिन्यूड तो नहीं है, ये मैं खत्म कर चुकी हूँ। पिछले लेसन में हमने कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया की बात कर ली थी। आज हम फिर भी देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अब मेन जो एक पार्ट रह जाता है, साउथ वाला जो बच जाता है, उसको कैसे कैप्चर कर लिया। ये वाली चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, राइट। हमने आर्कट वाला रीजन, कार्नाटिक और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। किस तरीके से ब्रिटिश सक्सेस हुए इंडिया में, क्या क्या उसके वजह थे। उसके बाद बंगाल का की क्या स्थिति थी, ब्रिटिश ने जब उस पर कब्जा किया था, किस तरीके से, क्यों बंगाल पे कब्जा किया था। एक रिचेस्ट प्रोविंस था इसलिए किया था। और पलासी के युद्ध होने का कारण क्या बना, मैंने पूरे डिटेल में आपको पूरी स्टोरी सुनाई, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होनी शुरू हुई कि ये बैटल ऑफ पलासी जो है वो हुआ। और मैंने आपको लिंक करके भी बताया कि बैटल ऑफ पलासी के होने से, यहाँ पे जीत होने से, किस तरीके से अंग्रेजों को कार्नाटिक वॉर को जीतने में हेल्प मिली थी, राइट। ये सारी चीजें मैंने बताई। इमीडिएट रीजन ब्लैक होल ट्रेजेडी की भी स्टोरी मैंने सुनाई कि किस तरीके से ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो हुआ, और फिर बैटल ऑफ पलासी हुआ। हमने देखा था कि इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या थे, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसको रिगार्ड किया जाता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड दिस बैटल itself established the military supremacy of English in Bengal. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि after this war only the sovereignty of English over Calcutta was recognized. Then we discussed about the Battle of Buxar. We also discussed that how this Battle of Palasi lead to the Battle of Buxar. किस तरीके से ये दोनों चीजें लिंक थी। बैटल ऑफ पलासी के होने के बाद क्या चीजें ऐसी होनी शुरू हो गई जिसने बैटल ऑफ बक्सर को जन्म दिया। मेन रीजन क्या था, मिस यूज ऑफ दस्तक, मेन रीजन था, राइट। जिसको कि यहाँ के जो रूलर थे, जो मुगल रूलर थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, मीर जाफर। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि ये एंड अप कैसे हुआ। एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उस समय रॉबर्ट क्लाइव का नाम बहुत बार आया। हमने डिस्कस करा था कि रॉबर्ट क्लाइव का जो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल लाया जाना था, वो कैसे एक डिजास्टर साबित हुआ बंगाल के लिए। उस समय फमाइन भी था बंगाल में, किस तरीके से वहां के लोग भूख से मर रहे थे। और फिर इस तरीके से जो डुअल गवर्नमेंट इन्होंने लाया, निजामत और दीवानी दोनों लाते हुए भी किस तरीके से जो मेन पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रखा, एक पपेट रूलर की तरह इनको किस तरीके से ये नचा रहे थे। आज हम यही डिस्कस करेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर। इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा कस के बैठिएगा, अच्छे से बैठिएगा। कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। राइज ऑफ हैदर अली। हैदर अली का नाम आता है मैसूर वॉर के लिए। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये थे क्या। तो एंग्लो मैसूर वॉर को जब 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 भी मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ ना, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप पीरियड याद रखो, किस पीरियड में ये चीजें हुई थी। तो ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है, एक सीरीज ऑफ वॉर था जो कि ब्रिटिश और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच में हो रहा था। और ये कब हो रहा था,
18th सेंचुरी के लेटर हाफ में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में ये हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो वॉर है ये अलग अलग वॉर नहीं थे, ये एक ही वॉर था जो 4 फेज में लड़ा गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वॉर में किसी और ने लड़ाई करी, सेकंड में किसी और ने, नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक ही वॉर था जो 4 फेजेस में लड़ा गया। एक शांत हुआ थोड़े टाइम के लिए, ट्रीटी साइन करके, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए वॉज इट अ सीरीज ऑफ वॉर or was it a different war? No, it was a series of war. तो एंग्लो मैसूर वॉर में जो है यहाँ पे हैदर अली का नाम आता है, जो एक आर्मी, मैसूर आर्मी में एक सोल्जर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ सोल्जर ही करी थी। उसके बाद फिर उनको काफी ज्यादा मिलिट्री स्किल वहां पे मिली कि सोल्जर होने के नाते। फिर वो कमांडर इन चीफ बनाए गए, फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने मैसूर के, और उसके बाद फाइनली वो रूलर बने। अब रूलर बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके हाथ में आई और मिलिट्री स्किल तो इनके पास थी ही। दोनों का इन्होंने यूज करना बढ़िया तरीके से शुरू किया और उसके बाद अपने आप को एनहांस करना, स्ट्रेंथन करना शुरू किया। कैसे? अपनी आर्मी को मॉडर्न तरीके से ट्रेन करके। इनकी जो आर्मी है वो बिल्कुल मॉडर्न आर्मी थी जो कि यूरोपियन लाइन पे ट्रेन होती थी, ठीक है। ये चीज इन्होंने यूज करना शुरू किया क्योंकि मिलिट्री स्किल तो इनके पास थी ही। अब यही बात होती है, जब एक रीजन ग्रो करने लगता है ना तो दूसरे को हो जाती है दिक्कत। यही यहाँ पे हुआ। जब मैसूर को कैप्चर करने के बाद इन्होंने ये सोचा कि अब मैं अपने डेक्कन वाले रीजन पे टेरिटरी को एक्सपैंड करूंगा, डेक्कन रीजन की तरफ देखूंगा, तो यहाँ पे बाकी लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई। और बाकी दूसरी तरफ कौन कौन थे? इंग्लिश, मराठा और निजाम। एक तरफ हैदर अली, एक तरफ इंग्लिश, मराठा और निजाम, और यही चारों वॉर में हुआ है, ठीक है। अब इनको क्या है, यहाँ पे ये अफेक्ट होना शुरू हो गए। इनके जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था उससे इनको दिक्कत होनी शुरू हो गई कि किस तरीके से ये मतलब ग्रो कर रहा है। तो मराठास ने तो इनको हराया भी, क्योंकि मराठास काफी ज्यादा पावरफुल थे। अगले लेसन में हम देखेंगे भी। अभी तो ये अंग्रेज मराठा और ये सारे एक साथ हैं, लेकिन फिर बाद में एंग्लो मराठा वॉर भी होता है, वेट फॉर इट। सो यहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा जो पोर्शंस था, जो टेरिटरी थी इनकी हैदर अली की, वो कैप्चर भी कर ली थी। लेकिन यहाँ पे जो वारेन हास्टिंग थे और निजाम थे, इंग्लिश और निजाम दोनों ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद उन्होंने हैदर के खिलाफ कर दिया युद्ध। मराठास को किसी तरीके से उन्होंने अपने तरफ ले लिया था, हैदर अली ने न्यूट्रल कर दिया था। ना तो वो अंग्रेजों की तरफ थे, ना तो इनकी तरफ थे, न्यूट्रल थे वो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हैदर अली ने, वो निजाम तो फिर भी ज्यादा उसमें बढ़ चढ़ के नहीं कर रहे थे और मराठा बिल्कुल यहाँ पे शांत बैठे हुए थे। तो इन्होंने कर दिया यहाँ पे अटैक मद्रास पे, हैदर अली ने। अब मद्रास पे, क्योंकि उनको क्या लगता था कि अंग्रेज ही इनके मेन एनिमी हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने इनको दिक्कत करनी शुरू करी, तो इन्होंने ये किया कि मद्रास पे अटैक करके उन्होंने इनको चैलेंज कर दिया। अब जब इन्होंने मद्रास पे अटैक किया, तब जाके होता है क्या कि अटैक करने के बाद इनकी हार हो जाती है और यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब ये ट्रीटी ऑफ मद्रास जब साइन हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का ये सोचना था कि भाई हमें आपसे युद्ध नहीं करना है, हम शांत रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। काफी बुरे तरीके से ये हारे थे उनसे। तो इन्होंने एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जो है 1769 में अप्रैल 4 को साइन कर ली। प्रॉमिस किया इनको क्या इन्होंने कि भाई अगली बार जब भी कोई तुम्हें मराठा या निजाम कोई भी तुम पे अटैक करेगा ना, तो हम तुम्हें आएंगे सुरक्षा देने के लिए, हम तुम्हें बचाएंगे फॉरेन अटैक से। ये प्रॉमिस करा अंग्रेजों ने इनको। लेकिन आपको पता है ये प्रॉमिस तो निभाने आती नहीं थी इनको। इन्होंने क्या किया, ये प्रॉमिस अपनी तोड़ दी, जो कि किसकी वजह बना? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। बताती हूँ कैसे आपको। मराठास ने इनके ऊपर जो है अटैक कर दिया 1771 में। अब मराठास के इनके ऊपर अटैक करने के बाद इन्होंने कहा, हैदर अली ने अंग्रेजों को, कि भाई आपने तो प्रॉमिस करा था ट्रीटी ऑफ मद्रास में कि आप हमें प्रोटेक्शन दोगे, लेकिन आपने तो दिया नहीं। अब इस बात से इनको आया गुस्सा। अब इन्होंने क्या किया कि चलो अटैक तो कर दिया इन्होंने, किसी तरीके से तो लड़ना था इनको मराठास के साथ। उसके बाद जब उन्होंने ये सोचा कि अब ये तीनों तो हम मेरे लिए किसी काम के हैं नहीं, तो इन्होंने फ्रेंच की हेल्प ली। काफी ज्यादा इन्होंने आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे गन, लेड, साल्ट पेपर, ये सारी चीजें फ्रेंच ने उन्हें प्रोवाइड कराई। क्योंकि फ्रेंच भी तो इंग्लिश के दुश्मन ही थे और इंग्लिश भी फ्रेंच के दुश्मन ही थे, दोनों चीजें आप कह सकते हो। यहाँ पे एक चीज हुई माहे वाले रीजन को लेके, जो कि एक फ्रेंच पोजीशन था मालाबार कोस्ट के पास। और वहां पे क्या है कि फ्रेंच
वॉर जो मटेरियल थे वो मैसूर से यहाँ से लाए जाते थे, माहे वाले रीजन थे। और वहां पे क्या हुआ था, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ा हुआ था। तो फ्रेंच जो है और मतलब इंग्लिश से ऑलरेडी वो मतलब रिबेलियस टाइप थे। अब इस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ कि हैदर अली से फ्रेंच की जो है फ्रेंडशिप वो बढ़ गई। अब इनकी फ्रेंडशिप बढ़ने से अंग्रेजों को हो गई और भी ज्यादा कंसर्न, और भी ज्यादा दिक्कत, और उन्होंने माहे वाले रीजन को जो है कैप्चर करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, माहे वाले रीजन से ही उनका जो है वो मेन फ्रेंच का जो है फ्रेंच वॉर मटेरियल जो भी होते हैं मैसूर से, वहां पे उसी के थ्रू लाए जाते थे। तो उन्होंने सोचा माहे वाले रीजन को हम कर लेंगे कैप्चर। अब यहाँ पे माहे वाले रीजन को इन्होंने, एक स्मॉल फ्रेंच फैक्ट्री थी, टेरिटरी थी जो माहे जो था, और वो हैदर अली के ये में आता था। अंग्रेजों ने जब उसे कैप्चर किया तो यहाँ पे हो गया, युद्ध छिड़ गया। वैरेन हास्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, यह याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि उस समय कौन थे गवर्नर जनरल। उन्होंने सर एयरकुट को भेजा कि भाई देखो वहां पे युद्ध छिड़ा है, तुम सारी चीजों की देखभाल करो, कैसे कैसे क्या करना है। अब वो वहां पे आए, उन्होंने काफी मतलब गन आर्टिलरी सबसे फाइट करा। हैदर अली भी बहुत मतलब अपनी जितनी जद्दोजहद थी उसके साथ उन्होंने फाइट करी, हेल्प करी इन्होंने। फ्रेंच गवर्नर ने, फ्रेंच आर्मी ने इनकी हेल्प भी करी। लेकिन फिर एट लास्ट जो है ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे जाके एंड अप हुआ। एंड अप नहीं कहेंगे, शांत होना कहेंगे इसे, क्योंकि ये सीरीज ऑफ वॉर था। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि लड़ते लड़ते क्या है, हैदर अली की तबीयत होनी हो जाती है खराब, और इनको हो जाता है कैंसर। तो 1782 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके डेथ होने के बाद कौन कंटिन्यू करता है इसको? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो है वो एग्रीमेंट पे आता है, एक ट्रीटी पे आता है जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हैदर अली ने नहीं, उनके बेटे टीपू सुल्तान ने की थी 1784 में। और यहाँ पे दोनों पार्टी ये अग्री करते हैं कि भैया जो आपकी टेरिटरी थी हम आपको दे देंगे, जो आपकी थी वो हमें दे दो। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब ट्रीटी के बाद अपनी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से प्रॉमिस जो करी थी वो करनी शुरू कर दी। हैदर अली जो है, जो एंटी इंग्लिश अलायंस था मराठा और निजाम का, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करी थी। उन्होंने अटैक करना शुरू भी किया था, अटैकिंग बाय कार्नेटिक रीजन को, या फिर आर्कट वाला जो रीजन है उसको कैप्चर करना शुरू किया था। उन्होंने डिफीट भी किया था मतलब इंग्लिश आर्मी को 1781 में। लेकिन उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने दूसरा रुख अपनाया। उन्होंने जो मराठा और निजाम थे उनको अपनी साइड कर लिया था, ताकि वो हैदर अली को फेस कर सके। और इसीलिए जब मराठास और निजाम उनकी तरफ हो गए ना, तो फिर ये इसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे रोकना पड़ा, क्योंकि हैदर अली कैंसर के कारण 1782 में डेथ हो गए थे। और टीपू सुल्तान ने इस वॉर को जो है पॉजिटिव आउटकम के साथ फिर शुरू करना मतलब किया था। लेकिन पीस और नेगोशिएट करने के चलते इन्होंने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को जो है साइन कर लिया 1784 में। और दोनों ने कहा कि भाई हम एक दूसरे की टेरिटरी जो है वो एक दूसरे को वापस दे देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ये चीज देखिए, ये मैसूर वाला रीजन अभी पूरा का पूरा आपको देख रहा है ग्रीन, सिर्फ ये माहे वाला रीजन अंग्रेजों के पास और ये मैंगलोर वाला रीजन, ठीक है। लेकिन बाकी का सारा इनके पास है। निजाम इधर साइड है और फिर मराठास इधर साइड है, ये पेशवास टेरिटरी। अब देखिए क्या होता है, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आज आ सकते हैं मेंस में कि या प्रीलिम्स में, हु हैज बीन रिगार्डेड एज अ टाइगर ऑफ मैसूर? सो ही वाज टीपू सुल्तान। ही वाज अ ग्रेट वॉरियर। सो दे कैन आस्क यू, बीइंग अ ग्रेट वॉरियर एंड बीइंग कंसीडर्ड एज अ टाइगर ऑफ मैसूर, आप डिस्कस कीजिए उनके जो भी सिग्निफिकेंसेस हैं, उनके जो भी अचीवमेंट हैं, जो भी उन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों को एक टक्कर दी थी, ये चीजें आपको डिस्कस करने के लिए कही जा सकती हैं। सो ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसीलिए उनको पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता है। और he has been recognized as a pioneer of rocket technology in India because he explained the manual and operation of rockets also. He wrote a military manual which explained the operation of rockets. So यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी आर्मी को, जैसा कि मैंने बताया, ये काफी ज्यादा अपने पिता से भी मतलब सीख चुके थे, और इन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइन पे ट्रेन किया था यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो अ पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग सेरिकल्चर इन मैसूर स्टेट। मतलब ये इन्होंने एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म लाए थे, और इसमें से एक ये था कि इन्होंने सेरिकल्चर को मैसूर स्टेट में इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज ऑल्सो डेमोक्रेटिक बिलीवर और ग्रेट डिप्लोमैट।
ही गेव हिज सपोर्ट टू फ्रेंच सोल्जर्स। जब उन्होंने जैकोबिन क्लब को सेटअप करने का सोचा था सेरिंगपट्टनम में, तब इन्होंने इसकी हेल्प भी करी थी और खुद भी जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बने थे ये। उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट भी किया था सेरिंगपट्टनम में। ये ध्यान में रखिएगा, हु हैज प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम, ही वाज टीपू सुल्तान। बहुत सारे टेम्पल्स को पैट्रोनेज भी इन्होंने किया, पैट्रोनाइज भी किया, अपने किंगडम में प्रोटेक्ट भी किया। और एक जो श्रृंगेरी टेम्पल है उसके रिपेयर के लिए, और वहां पे शारदा जो होती हैं, सरस्वती कहा जाता है उनको, सरस्वती के आइडल को वहां पे बिठाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा फंड्स भी दिए थे। ध्यान रखिएगा, टॉम्ब ऑफ टीपू सुल्तान इज लोकेटेड एट सेरिंगपट्टनम। अब ये थर्ड वाला वॉर कैसे होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे होता है? सो यहाँ पे डिस्प्यूट हो जाता है टीपू सुल्तान और स्टेट ऑफ ट्रवनकोर के बीच में, और इसीलिए टीपू सुल्तान जो है इनके खिलाफ युद्ध कर देते हैं। अब ट्रवनकोर जो है, ऐसा नहीं कि ट्रवनकोर के बाद सीधे युद्ध हो जाता है। ट्रवनकोर के बाद इन्होंने अटैक किया एम्बर वाला रीजन पे, फिर उसके बाद वेलोर से बैंगलोर तक का रीजन इन्होंने अटैक किया, उसके बाद जाके इन्होंने सेरिंगपट्टनम वाला जो रीजन है वो अटैक किया। और सेरिंगपट्टनम का जो रीजन है वो वहां पे कोयम्बटूर जो है वो उनके अंडर, उनका जो है फेल टू देम। उसके बाद जो है सपोर्ट इनको मिला अंग्रेजों को, किसका मराठास का और निजाम का। तो मराठा और निजाम के साथ अगेन अंग्रेजों ने मिलके जो है वो सेरिंगपट्टनम पे सेकेंड टाइम अटैक कर दिया, ठीक है। और तब जाके ये जो है युद्ध ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम पे खत्म हुआ था 1792 में। तो जब ब्रिटिश ने अपने आप को, अपने रिलेशन को जो है निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया, और उसके बाद जो सुल्तान थे जिन्होंने कंट्रोल मैसूर का पूरी तरीके से ले लिया था आफ्टर हैदर अली डेथ, और उन्होंने मिलिट्री रिसोर्सेस अपने बढ़ाने शुरू कर दिए थे, तो वहां पे जो सेकंड में इन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे की टेरिटरी दे देंगे वापस और प्रिजनर्स वापस दे देंगे। तो जब मिलिट्री इनकी थोड़ी अच्छी हो गई, रिसोर्सेस अच्छे हो गए ना, तो टीपू सुल्तान ने कहा भाई हम नहीं कर रहे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इंग्लिश प्रिजनर्स को नहीं छोड़ेंगे। सेकेंड एंग्लो मैसूर के वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के टाइम जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो इस समय इससे मुकर गया। जैसे कि अंग्रेज पहले ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो उन्होंने कहा था कि हम आपको हेल्प करेंगे फॉरेन अटैक से, तब वो मुकर गए थे। दूसरे में ये टीपू सुल्तान मुकर गए कि हम आपको ना तो प्रिजनर दे रहे हैं, ना तो हम जो ट्रीटी में हमने साइन करा था वो हम इस पे मतलब रह रहे हैं। अब क्या हुआ, टीपू ने डिक्लेयर कर दिया था वॉर ट्रवनकोर पे 1789 में। और ट्रवनकोर क्या था, एक अलाय था अंग्रेजों का, ठीक है। तो उस पे अटैक, मतलब अंग्रेजों ने समझा भाई ये तो हम पे अटैक है ना। और उसके बाद एक ब्रिटिश फ्रेंडली स्टेट होने के कारण वो उनके लिए इंपॉर्टेंट भी था। 1790 में गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वॉर यहाँ पे टीपू सुल्तान पे। तो ध्यान में रखिएगा, सेकेंड तक में आपको जो है वैरन हास्टिंग का नाम आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो नाम आएगा वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम कौन थे गवर्नर जनरल। टीपू की यहाँ पे पहले फेज में जो होती है वो होती है हार, और उसके बाद उनको रिट्रीट करने के लिए जो है वो फोर्स किया जाता है। लेकिन लेटर जो है यहाँ पे इंग्लिश ने जो इनका जो कैपिटल है सेरिंगपट्टनम टीपू सुल्तान का, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को एडवांस किया, और किसी तरीके से वो पीस के लिए राजी हुए, सीज फायर के लिए वो राजी हुए। रिजल्ट ये था कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन किया गया 1792 में, और इस ट्रीटी के अनुसार ये कहा गया कि टीपू जो है अपने आधे से ज्यादा किंगडम जो है वो अंग्रेजों को देंगे, जिसमें से कि मालाबार और दिंडुगल, कुर्ग और बड़महल वाले जैसे रीजन्स जो हैं वो शामिल थे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन्स थे। और उसके बाद मराठास को कौन से रीजन मिले, तुंगभद्रा और उसके ट्रिब्यूटरीज वाले रीजन, और निजाम को कौन से रीजन मिले, कृष्णा और उसके पेन्नार जो के बियॉन्ड जो रीजन्स थे वो सारे जो है इनको मिल गए। टीपू को सरेंडर करना पड़ा, और उनके जो दो बेटे थे वो एज अ कैप्चरर उनको ब्रिटिशर्स को देने पड़े, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें जो है सेरिंगपट्टनम पे ये खत्म हुआ था। अब ये देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आते आते ये चीजें देखिए आप, कितनी सारी चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी, टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने डोमिनियन में ले ली थी, ठीक है। ये देख सकते हो चीजें कैसे, अब ग्रीन वाला पार्ट पूरा चेंज होता जा रहा है। इसको जूम करके भी आप देखिएगा बाद में, या गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्या हुआ, कैसे हुआ ये,
अब ये शुरू हुआ 1799 में। तो ट्रीटी जो सेरिंगपत्तनम थी वो भी फेल हो गई। अब इसीलिए तो दूसरा युद्ध हुआ ना, अगर ट्रीटी पे टिके रहते लोग तो नहीं होता। अब यहाँ पे ये ट्रीटी फेल हुई, जिसमें जो पीस साइन किया गया था टीपू और इंग्लिश के बीच में, पीस ट्रीटी जो थी वो भी खत्म हो गई। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज थी ना उस समय, लॉर्ड, जैसे कि मैंने बताया, वेलेस्ली आ गए थे अब एज अ गवर्नर जनरल। उन्होंने कहा भाई सब्सिडरी अलायंस, आपको पता है ही वॉज द फाउंडर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वेलेस्ली ही। तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली की थी उसको एक्सेप्ट करने से कर दिया मना। और उसके बाद एक तो सब्सिडरी अलायंस को उन्होंने मना कर दिया लेने से, और दूसरी बात कि टीपू के जो दोस्ती है वो फ्रेंच से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और इसीलिए ब्रिटिशर्स को एक खतरा यहाँ पे नजर आ रहा था। अब इसीलिए उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। मैसूर को उन्होंने चारों तरफ से अटैक किया, अंग्रेज, मराठा, निजाम, चारों तरफ से उन्होंने टीपू सुल्तान पे अटैक किया। मराठा और जो निजाम थे उन्होंने नॉर्थ की साइड से अटैक किया, अंग्रेजों ने इधर से वेस्ट से और ईस्ट से अटैक किया, और टीपू सुल्तान समझो 4:1 के नंबर में जो है वो घिरे हुए थे। ब्रिटिशर्स ने एक काफी ज्यादा जो डिसिसिव जो विक्ट्री होती है वो सिक्योर करी ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद बैटल ऑफ सेरिंगपत्तनम 1799 के साथ ये युद्ध होता है शुरू। और टीपू जो है वो अपने जो कैपिटल था, मैसूर का कैपिटल जो था सेरिंगपत्तनम, उसको बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान दे दी। ठीक है, ये होता है। ही लेट डाउन हिज लाइफ while fighting bravely and his family member were also interned at Vellore, मतलब उनके फैमिली मेंबर को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ये देख सकते हो आप कितना मैसूर का रीजन, इन्होंने सब चारों तरफ से तो अटैक इनको दिख ही रहा है। आप इधर से अंग्रेज, इधर से मराठास, निजाम नॉर्थ की साइड से, है ना, पूरी तरीके से इनको घेर लिया था। इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो। आई डोंट नो ये इट्स विजिबल और नॉट, इट्स माय नोट्स, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। ये रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। पूरी की पूरी चीजें तो इतनी आप लिखोगे नहीं ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो बिल्कुल सारी चीजें याद आ जाएंगी आपको। एक तरफ हैदर अली, एक तरफ ये तीनों, पहले में इन्होंने अटैक करा, सॉरी, पहले में इन्होंने अटैक करा तो किस तरीके से उन्होंने निजाम को अपने साइड ले लिया, मराठास न्यूट्रल रहे, लेकिन फिर उन्होंने अटैक कर दिया मद्रास पे 1779 में। और उसके बाद क्या साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। इन्होंने, अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया कि हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन अपने फुलफिल नहीं कर पाए, और उसके बाद अटैक कर दिया इन्होंने उल्टे माहे वाले रीजन को, जिसने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को जन्म दिया। इसको फाइट करते करते हैदर अली की डेथ हो गई, जिसे टीपू सुल्तान ने कैरी ऑन किया। और उसके बाद क्या साइन किया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करने के बाद भी जो है यहाँ पे टीपू सुल्तान ने त्रवणकोर वाले रीजन पे जब अटैक किया, जो कि इंग्लिश का एक अलाय था, तो उसके बाद अंग्रेजों को गुस्सा आया और उन्होंने पहले फेज में सेरिंगपत्तनम पे किया अटैक, लेकिन त्रवणकोर पे, लेकिन वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल। दूसरे फेज में उन्होंने सेरिंगपत्तनम वाले रीजन पे दोनों के साथ मिलकर अटैक किया, मराठा और निजाम के साथ। उसके बाद साइन होता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तनम, लेकिन ये भी फॉल आउट हो जाता है, ये भी ट्रीटी ऐसे ही हो जाती है, नहीं होती है सक्सेसफुल। और उसके बाद फिर से निजाम, मराठास और इंग्लिश ने फिर से इन पे अटैक किया चारों तरफ से, और उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होता है, जिसमें टीपू अपने जो कैपिटल था मैसूर का सेरिंगपत्तनम, उसको बचाते बचाते उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी साउथ इंडिया में भी आ जाती है, मैसूर वाले रीजन में, डेक्कन वाले रीजन में, और मैसूर जो है वो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अधिग्रहित कर लिया जाता है। अब इतनी सारी चीजें देखो, इतने में ही समझ में आ गई ना, ऐसे करके बना सकते हो। अब देखते हैं मैसूर का क्या हुआ आफ्टर ट्रीटी। तो रिजल्ट क्या था, टीपू की टेरिटरी जो है वो डिवाइड कर दी गई थी ब्रिटिश और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में, और सेरिंगपत्तनम और मैसूर वाला रीजन जो है वो रिजॉर्ट कर दिया गया था। हैदर अली की जो है, हैदर अली के बाद भी जो टीपू सुल्तान थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी। सब्सिडरी अलायंस के अंडर जो है वो मैसूर को अधिग्रहित कर लिया गया था। किंगडम ऑफ मैसूर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट के रूप में उभर के आया, और उसके बाद जो है डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली ये ब्रिटिश कंट्रोल में रहा टिल 1947। ठीक है, तो उसके बाद जो प्राइमरी कॉज था फोर्थ मैसूर वॉर का, वो क्या था, इंपेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि प्राइमरी चीज क्या थी, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उसको वो अधिग्रहित करना चाहते थे, जिसे टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था, और यही मेन रीजन था। मैसूर का क्या हुआ टीपू के बाद,
ये सारी चीजें हुई। इंग्लिश ने पोजीशन ले लिया कनारा और कोयम्बटूर और ये सेरिंगपट्टनम वाले रीजन पे। न्यू स्टेट ऑफ मैसूर किया गया और 1831 में विलियम बेंटिंक ने मैसूर वाले रीजन पे कंट्रोल किया, मिस गवर्नेंस किया और उसके बाद मिस गवर्नेंस के आधार पे उसको कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने रिजॉर्ट किया किंगडम टू इट्स रूलर। पहले तो 1831 में विलियम बेंटिंक ने ये कहा कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में रहेगी, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको रिस्टोर कर दिया। लॉर्ड रिपन एक बहुत अच्छे गवर्नर जनरल थे। जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इनके बारे में मालूम चलेंगी। जब मैं इसे डिस्कस करूंगी, मैं इसे डिटेल में आपको मेंस के क्वेश्चन के साथ बताऊंगी कि क्या क्या इन्होंने अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। कैरी ऑन कीजिएगा तो ही आप जान पाइएगा। ओके, तो हमें अब क्या पढ़ना है, लेसन एट अ ग्लांस देख लीजिए। बैटल ऑफ पलासी 1757, किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हुआ। बैटल ऑफ बक्सर किस तरीके से हुआ पलासी के बाद 1764 में, जिसके थ्रू जो है ब्रिटिश को डोमिनियन मिल चुका था, ब्रिटिश रूल मिल चुका था नॉर्थ इंडिया पे। उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर होने के बाद किस तरीके से फाइनली साउथ इंडिया भी इनके कैप्चर में आ गया और ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो पूरे इंडिया पे आ गई थी। क्रोनोलॉजी आप देख सकते हो, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दे कैन आस्क अबाउट द क्रोनोलॉजी कि कब हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैसूर वॉर और क्या कौन कौन से गवर्नर जनरल उस समय थे, कंसर्न गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द वॉर, ये पूछा जा सकता है और ये आपको सारे यहाँ पे देख सकते हो। 1767-69 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्स, सेकंड में लॉर्ड वैरन हास्टिंग, थर्ड में कॉर्नवालिस और फोर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली। चारों में चेंज है, ध्यान रखिएगा। पीरियड याद रखिएगा 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 1799। किस किस ट्रीटी पे एंड अप हुआ ये भी ध्यान में रखिएगा। सेरिंगपट्टनम वाला जो था वो फोर्थ में था, ठीक है। और उसके बाद मैसूर का क्या हुआ, सब्सिडियरी अलायंस के अंदर में आ गया। So this question can be asked, arrange them according to their chronological order. तो फर्स्ट मैसूर वॉर कब हुआ, कार्नाटिक वॉर कब हुआ, अफगान वॉर कब हुआ, एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस नहीं करी हैं, बस मैं बता रही हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर किस तरीके मतलब किस ट्रीटी पे खत्म हुआ था, कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम पे खत्म हुआ था, ये आपको पता अभी अभी मैंने बताया। उसके बाद फिर ये भी पूछा जाता है इस तरीके क्वेश्चन, sorry with the slides, I don't know why I get stuck over here. Consider the following statement with reference to the third Anglo-Mysore war. क्या ये ब्रिटिश के मराठा और निजाम एक साइड और टीपू दूसरे साइड थे? क्या कैंपेन जो है राजा ऑफ त्रवणकोर जो है इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर बना था? और क्या ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम पे खत्म हुआ था, थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर? हाँ, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉयल फरमान जो 1765 में जारी किया गया था, किसने किया था इसे? मुगल एम्परर अकबर तो नहीं थे इसमें, है ना, शाह आलम द्वितीय थे, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हैदर अली ने जो है फाउंड किया मैसूर रीजन को और उसके बाद कैपिटल सेरिंगपट्टनम को बनाया और उसके बाद फ्रेंच की सहायता से इन्होंने स्ट्रेंथन किया, ऑर्गेनाइज किया एक डिसिप्लिन आर्मी को। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूरोपियन लाइन पे अपनी ये ट्रेन करते थे मिलिट्री। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इन्होंने फाइट किया और उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर के वॉर के टाइम में इनकी डेथ हो गई, सही बात है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी बॉट द सेकेंड कार्नाटिक वॉर टू एन एंड, सही है क्या? बिल्कुल सही है। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर वाज एन इको ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इमीडिएट रीजन था ये, बिल्कुल सही बात है, कल मैंने डिस्कस भी किया था। बैटल ऑफ बक्सर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर कासिम एंड नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ औध शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर, सही बात है। ब्रिटिश वोन दिस बैटल अंडर द कमांड ऑफ हेक्टर मुनरो, मैंने बताया था हेक्टर मुनरो थे उस समय। अब एक मेंस के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। द ब्रिटिशर्स व्यू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंग्लिश पोजीशन इन मद्रास एंड इन कर्नाटक। हाउ डिड दे डील विद द मैसूर स्टेट, डिस्कस कीजिए। तो कैसे इन्होंने डील किया, कैसे कैसे इन्होंने जो हैदर अली का फ्रेंच से सपोर्ट था उससे इनको जेलसी हुई और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैसूर वॉर किया, है ना, पूरी बता चुकी हूँ। अब आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, अगर दिल करे तो कमेंट बॉक्स में साइड करना आप अपनी आंसर राइटिंग। आप तो मेन प्रीलिम्स के ही आंसर नहीं करते, मेंस का क्या ही करोगे आप। खैर एनीवेज, हाउ द imperialist policy of Lord Wellesley became primary cause of fourth Mysore War. Discuss the causes and result of fourth Anglo-Mysore War. जैसे कि मैंने बताया imperialist policy जो थी लॉर्ड वेलेस्ली की, वो एक
इमीडिएट प्राइमरी कंसर्न थी, प्राइमरी कॉज थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के होने की। उन्होंने काफी ज्यादा सेटल कर लिया था टीपू सुल्तान ने अपने आप को इंग्लिश से फाइट करने के लिए, लेकिन जो ह्यूमिलिएटिंग जो एक ट्रीटी उन्होंने साइन करी थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, उसको वो भूले नहीं थे। उनके पावर और प्रेस्टीज पे उनको एक धब्बा जैसा लग रहा था, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया, उनको काफी ज्यादा मतलब यूरोपियन स्टाइल में उनको ट्रेन किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अटैक किया। लेकिन फिर वो एक मेंबर भी बने फ्रेंच के जैकोबिन क्लब के, और इसीलिए उनको सिटीजन टीपू भी कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे, फ्रेंच वॉलंटियर्स, वो सेरिंगपट्टनम में आए भी और उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को भी वहां पे प्लांट किया। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बन के आए 1798 में कंपनी के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस वाला सिस्टम लाया, और उन्होंने ये कहा कि भाई मैसूर अब तो सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आएगा। टीपू ने इससे इनकार किया, और उसके बाद होता है आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि इमीडिएट रीजन था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि भाई इसका जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, इसकी जो बढ़ती दोस्ती है फ्रेंच के साथ, ये हमारे लिए खतरा है, तो हमें तो इन्हें हटाना पड़ेगा। और उन्होंने मराठास और निजाम के साथ मिलके क्या किया, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के साथ मिलके उन्होंने अटैक किया उन पे, और फाइनली जो है फॉल ऑफ सेरिंगपट्टनम होता है, और उसके बाद मैसूर पे उनकी विजय होती है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी आती है, और उसके बाद मैसूर को सब्सिडरी अलायंस के तहत अधिग्रहित कर लिया जाता है ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना हमें। अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, शायद हम मराठा वॉर ही डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, फील फ्री टू यूज इट। मैं अनामिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस टाइम, कीप स्टडिंग, बाय बाय।